नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कौन जीतेगा हरियाणा? मतदान में अब सिर्फ 40 घंटे रह गए हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ ही देर में प्रचार भी थम जाएगा और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी को बड़ा झटका यहां पर लगा है। पूर्व बीजेपी सांसद अशोक तंवर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में चुनावी सभा में राहुल गांधी की मौजूदगी में अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए। राहुल गांधी को नमन करते हुए भी वो नजर आए, हुड्डा को मंच पर प्रणाम करते हुए नजर आए। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा था कि हुड्डा से झगड़े के चलते ही, उनसे नाराजगी के चलते ही अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए और उसके बाद फिर वो बीजेपी में शामिल हुए और कल तक वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज अशोक तंवर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। और हमारे साथ मनोरंजन भारती इस वक्त हमारे मैनेजिंग एडिटर जुड़ गए। मनोरंजन, कल तक तो बीजेपी के लिए अशोक तंवर प्रचार कर रहे थे और आज कांग्रेस में शामिल हो गए, तो एक यहाँ पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इस बीच बागी जो है दोनों ही पार्टियों में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं। देखिए, अशोक तंवर की बात करूं तो अब कल भले ही उन्होंने चुनाव प्रचार किया होगा बीजेपी के लिए, लेकिन आज करीब 1:30 बजे के आसपास उन्होंने ट्वीट किया जिसमें कि नलवा में रणधीर पनिहार जो बीजेपी नेता हैं उसकी रैली में मैं था। रणधीर जी भारी मतों से जीतेंगे और हरियाणा में जो है तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। ये ट्वीट उन्होंने किया था आज दिन में करीब 1:30 बजे के आसपास। हालांकि अब ये ट्वीट जो है डिलीट हो गया। उसके 1.5 घंटे के बाद महेंद्रगढ़ की सभा में राहुल गांधी के सामने वो कांग्रेस में आ गए। अब देखिए, अशोक तंवर के बारे में यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि अशोक तंवर एक समय कांग्रेस में एक उभरते हुए नेता होते थे। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होने का मतलब ये होता है कि आपके राजनीतिक भविष्य जो है उज्जवल है। उसके बाद दलित थे तो उसके वजह से उनको काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। लेकिन फिर हरियाणा की राजनीति में हुड्डा बनाम अशोक तंवर हुआ। उसके बाद उन्होंने सोनिया गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया हुड्डा साहब के खिलाफ। उसके बाद मारपीट की एक घटना होती है, उनको हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। उसके बाद वो हर वो पार्टी में वो गए अपनी किस्मत आजमाने के लिए। वो तृणमूल कांग्रेस में गए, वो आम आदमी पार्टी में गए, वो बीजेपी में गए। बीजेपी में तो इस बार उनको सिरसा से टिकट भी दे दिया था और टिकट देने के बाद वो चुनाव हार गए कुमारी शैलजा से। तो अब जब उनको लगा होगा कि अब जो एक माहौल बन रहा है हरियाणा में, ऐसे समय में कांग्रेस का दामन थामना ज़्यादा अच्छा होगा यदि अपने पॉलिटिकल करेंसी को बचाना है। तो ऐसे में अशोक तंवर के लिए ये सबसे उपयुक्त समय था कांग्रेस पार्टी जाने के लिए और वो जगह उन्होंने महेंद्रगढ़ को चुना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुर्जर, राजपूत, अहिरवाल ये सारे लोगों का बेल्ट यहाँ पे माना जाता है। ऐसे में जो एक दलित नेता को लेकर के, कुमारी शैलजा को लेकर के बीजेपी बार बार जो है एक मजे ले रही थी कि शैलजा को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा था है। कांग्रेस में इस ढंग के बयान जो है खट्टर साहब के भी आए थे और बीजेपी नेताओं के आए थे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने उनके ही एक नेता जो कि कांग्रेस से गया था, जिनको कि आपने लोकसभा का चुनाव लड़ाया, उनको अपने वापस अपने पाले में ला करके कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि चुनाव वोट डलने के 40 घंटे पहले भी इस ढंग से राजनीति में मूव किया जा सकता है, जिससे कि अपने अपने दांव जो है वो सब बचा के रखते हैं। और यही वजह है कि राहुल गांधी की रैली में अशोक तंवर आकर के कांग्रेस का दामन उन्होंने दोबारा थाम लिया। बिल्कुल मनोरंजन, और तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। हुड्डा से अनबन के चलते ही कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी और हुड्डा की मौजूदगी में ही यहाँ पर वापसी हुई और जब वो आते हैं मंच पर तब झुककर राहुल गांधी को वो एक तरह से नमन करते हैं, हुड्डा जी को वो नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो दोनों की मौजूदगी में मंच पर अशोक तंवर जो है यहाँ पर कांग्रेस में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर मनोरंजन, एक और जिक्र आपने किया, कुमारी शैलजा का आपने जिक्र किया। वो लगातार प्रचार कर रही है लेकिन उनकी नाराजगी की खबरें भी लगातार बनी हुई हैं। सोनिया गांधी से आज उनकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ जानकारी इस बारे में हासिल हो रही है इस वक्त? अशोक तंवर हमारे साथ लाइन पे जुड़े हैं। अदिति, अशोक तंवर जी, आप बताएं, वापस कांग्रेस में आपने वापसी करी है, इसकी क्या वजह है?
अशोक जी फोन कट हो गया। खैर उनसे दोबारा संपर्क की दोबारा कोशिश करते हैं। जो सवाल आपने पूछा वो भी एक आज का महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि इस सब के बीच में जब अशोक तंवर को कांग्रेस में राहुल गांधी शामिल करा रहे थे, उसी बीच ठीक उसी समय आप कह सकते हैं उससे थोड़ी देर पहले जो है कुमारी शैलजा सोनिया गांधी से मिलने जाती है। आपको बता दूं कि कांग्रेस में इस बात को लेकर के एक काफ़ी मंथन चल रहा है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि हरियाणा में अभी तक कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हैं वो लाजमी है, वो सबसे बड़े चेहरे हैं, उनके ही पोस्टर लगे हैं। सब ज़्यादा टिकट उन्हीं के कहने पे दिया गया है, क्योंकि पिछली बार का विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को चूक हो गई थी। कहा गया था कि हुड्डा साहब को फ्री हैंड नहीं दिया गया, लेकिन इस बार जो है दावेदारी अपनी काफ़ी मजबूती से कुमारी शैलजा ने भी रखी है। कुमारी शैलजा ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती है। उसके बाद जब उन्होंने ये बात कही तो रणदीप सुरजेवाला जो राज्यसभा के सांसद है उन्होंने भी ये बात कह दी। उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने भी कह दी कि वो भी विधानसभा लड़ना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने कहा कि कोई भी सांसद चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इस बहस को वहाँ पर थाम दिया गया कि क्या कुमारी शैलजा जो है वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन क्या जो एक बैलेंसिंग फोर्स है हरियाणा की राजनीति में, क्या आप दलित को रिप्रेजेंटेशन कितना देना चाहते हैं, ये एक बड़ा मुद्दा। और राहुल गांधी ने जो हाल के दिनों में पॉलिटिक्स की है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की जो बात, और वो हर जगह नौकरियों में सरकार के सचिवों की नियुक्तियों में इन सब चीज़ों में ढूंढते हैं, सरकार से पूछते हैं कि आप में इसमें कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। उस लिहाज से हरियाणा का चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। और इसी बीच में सोनिया गांधी के साथ कुमारी शैलजा की मीटिंग भी अपने आप में जो है वो काफ़ी राजनीतिक मायने रखती है। फिलहाल इस बारे में इतना ही बोलना जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हम और आगे आपको नहीं बता सकते, अभी चुनाव चल रहा है, हमारी प्राथमिकता जो है कांग्रेस पार्टी की वो चुनाव जीतना है और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव जीतना है। उनका कहना कि हम 55 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। तो ये इसको लेकर के अभी रणनीति बन रही है। और उसी के कड़ी में आपने देखा कि अशोक तंवर को भी आज कांग्रेस ने अपने पार्टी में शामिल कराया। बिल्कुल मनोरंजन, और चुनाव के बाद और नतीजों के बाद खासकर ये जो मंथन चल रहा है पार्टियों में, इसका दौर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हरियाणा के दंगल की हम बात कर रहे हैं। आखिरी दौर का प्रचार आज चल रहा है और कुछ ही वक्त में वो प्रचार भी अब खत्म हो जाएगा। सभी पार्टियों ने अपने दिग्गजों को मैदान में उतारा। 90 सीटों पर एक ही दिन 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को साफ हो जाएगा कि आखिर हरियाणा का ताज किसके सर पर होगा। 2 बार से सत्ता में बीजेपी वापसी की उम्मीद कर रही है, तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। मैदान में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के अलावा जेजेपी के साथ चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी और आईएनएलडी के साथ बीएसपी है। लेकिन सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मानी जा रही है और इनमें से जो बाजी मारेगा, कुछ जो दल हैं वो उनके साथ हो सकता है कि शामिल भी हो जाएं सत्ता में आने के लिए। आखिरी दिन कई स्टार प्रचारक मैदान में नजर आए। हम देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को भी आज स्टार प्रचारकों में मैदान में उतारा गया, वो भी यहाँ पर वोट मांगते हुए नजर आए। हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज हरियाणा के मैदान में उतरे हुए थे। इनके अलावा पुष्कर सिंह धामी, आम आदमी पार्टी से मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी भी मैदान में नजर आई। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो खुद राहुल गांधी जो हैं वो आज प्रचार की कमान जो है वो थामे हुए थे। तो तमाम दिग्गज जो हैं वो आज हरियाणा के मैदान में यहाँ पर नजर आए और सबकी नज़र अब इस पर रहने वाली है कि आखिर हरियाणा की जनता जो है वो किसे यहाँ पर चुनती है। क्योंकि चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे थे जो कि जनता के बीच हावी रहे हैं। अब किस मुद्दे पर कौन पार्टी बाजी मारेगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। सुनवाते हैं आपको कुछ स्टार प्रचारकों के बयान। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों,
कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हों, देश की संस्थाएं हों, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो भी संविधान पर आक्रमण है। नेसालू जो पदार्थ है, इसका एक बहुत बड़ा बाजार पंजाब और हरियाणा में खुल चुका है। ये लोग कौन है, कैसा है, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी तक ये ड्रग्स और नशा का काम करने वाला 200 व्यक्ति को हमारा पुलिस ने 3.5 साल में गिरा चुका है, मार चुका है। हम लोग, हमारा देश में ये सारा पदार्थ नहीं आते हैं, इसके लिए हमारा पुलिस हमेशा लड़ता है। मेरा आप लोगों को निवेदन है, जो भी व्यक्ति को दूर दूर से भी ये सब चीजों का साथ संबंध है, उनको हमें कभी राजनीति में आने के लिए इजाजत नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी दिग्गजों को सुन रहे थे जो अलग अलग पार्टियों से मैदान में आज उतरे हुए थे हरियाणा के, क्योंकि आखिरी दिन का प्रचार है और कोई भी यहाँ पर अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हरियाणा के मैदान में एनडीटीवी भी लोगों की नब्ज भांपता रहा। एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा और जनता के मुद्दे समझने की कोशिश की है। कार्निवल के सबसे बेहतरीन हिस्से हम आपको दिखाते हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, 10 साल में इन्होंने क्या किया। मैं जुलाड़ा की बताता हूँ, अब अंधेरा हुआ है, कहीं भी जुलाड़ा में लाइट नहीं मिलेगी आपको, गलियों में ना रोड पे। सर मेरा है ना बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है कि ये बोल रहे हैं, बार बार ये कह डाल रही है कि खर्चा पर्चा वाली नौकरी, खर्चा पर्ची की नौकरी। इनके उसमें ये पूछ लीजिए सर कितने पेपर लीक हुए हैं। एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ कि कोई लीक नहीं हुआ। ये पेपर लीक का कल्चर तो कांग्रेस के टाइम में था। 10 साल में किसे अंदर कर दिया आपने? मतलब अगर कांग्रेस ने शुरू किया, वो पकड़ा किसने? किसको रोक लिया आपने? हमारी सरकार ने लीक हुए हुए? कितने पेपर लीक हुए? हमारी सरकार ने कितने लीक हुए? कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने ये कहा कि 50 वोट दिलवा दो, एक नौकरी 50 वोट पे। इनके एचपीएससी के दफ्तर में इनके करोड़ों रुपए किसके पकड़े गए थे? ये बिना खर्ची पर्ची की बात तो करते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए किसके पकड़े जाते हैं? आज प्रदेश में भ्रष्टाचार 10 गुना बढ़ गया है, 10 गुना। लाडवा के मुद्दे, बाईपास, लड़कियों का कॉलेज, हमारी जीरी बिक रही जी। आज मेरी जीरी ऐसी बरवा क्या बिक नहीं रही, 33 क्विंटल की 29 रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ही किसान हितैषी है, बाकी तो अपना दिखावा करते हैं। यहाँ जिन्होंने से देश पर राज किया, मंडी कितनी दूर है? जिन्होंने देश पर राज किया वो बता दें 7 साल में क्या करते रहे थे। कितनी दूर है? आज किसान सम्मान निधि के नाम पर मंडी कितनी दूर है? मंडी के कितनी दूर है यहाँ से? खरीदारी की बात, यहाँ से मंडी भाई साहब एक मिनट, मंडी यहाँ से कितनी दूर है? हाँ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। चलो आपको दिखाऊं कहाँ लाइन में लगे पड़े हैं किसान। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, मनोहर लाल जब पहली बार यमुनानगर में आए थे, उनकी पहली घोषणा थी कलानौर का बाईपास बनेगा और फतेहपुर के पुल से लेके आजाद नगर तक पक्की सड़क बनेगी। पूछ लो कहाँ है? कलानौर का बाईपास तो बन चुका है, इतना बड़ा पंचकूला से लेकर हरिद्वार तक का हाईवे बना हुआ है, तो और कौन सा बाईपास चाहिए आपको? कलानौर का बाईपास पंचकूला से हरिद्वार तक का हाईवे बना हुआ है। उत्तर हरियाणा की सरकार थी,
इन्होंने, आप रोड पे निकल के देखो, वहाँ आप आधी किलो धूल खेलोगे, इतना बुरा हाल है रोड होगा। और यहाँ से जठलाना से गुमथड़ा तक इतना रोड हाल खराब है कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला वहाँ से आ जाए तो उसको वहीं बीच में ही डिलीवरी हो जाए। पेंशन लगा दो। क्या लगा दे? पेंशन। पेंशन? हाँ जी। आपको मिल नहीं रहा बुढ़ापा पेंशन? आप यहीं से हो? इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप यमुनानगर से हो? हाँ। यहीं पे रहते हो? हाँ जी। कितने साल से? हमको, मेरे घर वालों को पूरा उम्र हो गई मैम, मेरे को 26-27। वोट भी आपका यही है? वोट है सर जी। ये पोश इलाका है मॉडल टाउन का, साथ ही घनश्याम रहते हैं, साथ ही गली में, और रोज पार्क सैर करते हैं, रोज डेली पार्क सैर करते हैं। अब पार्क के अंदर जो लाइटें आज भी नहीं जल रही, फुहारे 10 साल से खराब पड़े हैं, उसको क्यों ठीक नहीं कराए? ताऊ देवीलाल से लेकर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब तक सरकार रही, सड़कों के जाल बिछाए गए, बेरोजगारी भत्ते की बात करें, बुढ़ापा पेंशन की बात करें, आज जो बातें ये हाथ खड़े करके मेरे साथी नारे लगा रहे हैं ना, इनके बुजुर्ग घर बैठे, आज उनको डेली 100 रुपया आ रहा है बुजुर्गों को, और यही बढ़ना आगे। मैं वाले से ये पूछना चाहता हूँ, ज्यादातर मेडल हरियाणा और पंजाब वाले बच्चे लेके आते हैं, 60 करोड़ हरियाणा का और 426 करोड़ गुजरात को क्यों स्पोर्ट्स बजट दिया गया? सर मैंने यही, मुद्दों की बात होनी चाहिए ना सर। मुद्दों की बात, जहां अंबाला की बात करते हैं। हाँ जी बताओ सर। जहां खड़े हैं, ये अंबाले का सबसे महंगा सेक्टर है, पॉश एरिया है सर, यहाँ इतना पानी था, ये इनकी विफलता है सर। गौरव गुगलानी नाम है मेरा। 5 साल से अंबाला में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एमएलए इनका, एमपी इनका, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, निगम में मेयर इनका। निगम में 2000 नौकरी देने की बात की थी, एक भी बच्चा लगा हो तो बताएं। जो लगे हुए थे उनको निकाला इन्होंने। सर एक अम्बाड़ा का सवाल है हर इंसान के लिए, जो भी अम्बाड़ा का वासी है, मैं भी अम्बाड़ा का वासी हूँ। सर हमारा क्या कसूर है अगर शंभू बॉर्डर बंद है? आज हमें लगता है कि हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ देख रहे हैं, ऐसे वहाँ बंदूकें ताने, चारों तरफ पुलिस खड़ी है। मतलब क्या कर रही है? केंद्र में इनकी सरकार है, प्रदेश में इनकी सरकार है। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है, मुख्यमंत्री। आपका धंधा भी सफर हो रहा है उससे? कमाल कर रहे हैं सर, सारा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है। जो ट्रांसपोर्ट तो आपको लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं करी खुलवाने की? तो यह आपने देखा इलेक्शन कार्निवल के कुछ बेहतरीन हिस्से, और हमारे सहयोगी अंकित त्यागी जो हैं वो लगातार कार्निवल पर मौजूद थे और अलग अलग हिस्सों में वो गए, और हमारे साथ इस वक्त अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, आपका अनुभव किस तरह का रहा और कौन से मुद्दे अंकित आप कहेंगे कि जनता के बीच में सबसे ज़्यादा आपको हावी नज़र आए? और यहाँ पर ये भी मैं समझना चाहूँगी कि क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो आपको बीजेपी के खिलाफ नज़र आ रहा था? अंकित, आपको सुन नहीं पा रहे, एक बार अनम्यूट कीजिए। माफ कीजिएगा आदिति, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा फैक्टर है। मतलब अगर हम लोग जहां पर भी गए, हरियाणा में जो बार बार जो वेव की बात हो रही है ना कि ये वेव इलेक्शन है, वेव इलेक्शन जो है वो कुछ जगहों पर आपको कांग्रेस के पक्ष में दिख सकता है, खासतौर से जो रोहतक और झज्जर के आसपास के इलाके हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वेव कांग्रेस के पक्ष की नहीं है, लेकिन ये लोगों की नाराजगी जो है वो भारतीय जनता पार्टी और वहां की जो सरकार है उसके खिलाफ काफी ज्यादा है। तो जैसे मैं बार बार इसमें जो मेरा कम से कम मैंने देखने में मिला कि ये किसी को लाने का नहीं पर किसी की विदाई का इलेक्शन कई लोगों के लिए जरूर नजर आ रहा है। प्रमुख मुद्दे जो हैं, कोशिश अब अंत में यही की जा रही है कि कहीं ये जाट नॉन जाट का चुनाव जो है उसमें से कन्वर्ट किया जाए। शैलजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की कि नैरेटिव बनाया जाए कि दलितों के विरुद्ध है, लेकिन कितना वो लोगों में बैठ पा रहा है ये तो हमें 8 तारीख को और 5 को ही पता चलेगा। पर मोटा मोटा कोई भी ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है हरियाणा का जहां पर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया और अब हमने हरियाणा के जो प्रमुख पूरे इलाके हैं, चाहे वो अहिरवाल का इलाका हो, चाहे वो जाट बेल्ट जिसको आप कहते हैं, रोहतक, सोनीपत और उसके साथ झज्जर महम इनका इलाका हो और उसके बाद जीटी करनाल रोड का इलाका हो, उन सब में अगर हम लोग घूम कर आए तो प्रमुख 5 बातें जो निकल कर सामने आती हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग उस पर लगातार बात कर रहे हैं। उसके बाद सरकार का नॉन रिस्पॉन्सिव, यानी कि हरियाणवी में वहां पर लोग कहते हैं कि जब भी हम एमएलए के पास जाते हैं एमएलए कह देते हैं मेरी तो चलती ही कोई नहीं, यानी कि मेरी तो कुछ चल नहीं रही है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसे एमएलए को हमने चुन के भेजा है जिनकी कुछ चल ही नहीं रही है, वो कुछ करा ही नहीं सकते, तो उनको दोबारा वोट क्यों दिया जाए। तीसरा प्रमुख मुद्दा नशे का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है।
नशे का मुद्दा हरियाणा में इस पे बात जरूर हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज बात कर रही है। मैंने हर पॉलिटिकल पार्टी से पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में इसको आउटलाइन करके बताइए कि क्या आप करने वाले हैं। कोई उस पर खास एक कोई रोड मैप वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोकल जो मुद्दे हैं, सड़कें नहीं बन रही हैं, वो इस तरह के मुद्दे आपको हर जगह पर हर चुनाव में दिखते हैं। लेकिन अगर मोटा मोटा मुझे अगर हरियाणा चुनाव को सम अप करना हो तो इस वक्त बीजेपी के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू शायद 2014 और 19 में चला, 24 के चुनाव में बीजेपी 5-5 पे रही, वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल इसलिए नहीं है क्योंकि लोकल लीडरशिप के खिलाफ गुस्सा है। अगर बीजेपी का वहां पर सरकार के खिलाफ थोड़ी सहानुभूति होती तो शायद पीएम उसको उठा पाते चुनाव को, वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसानों का एक भारी मुद्दा है, अग्निवीर की चर्चा अभी भी की जा रही है, लेकिन कुछ इलाकों में चुनाव अभी भी बहुत ज्यादा जातिगत बना हुआ है, वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट चल रहा है। अंत में अदिति, मैं आपको एक और बात बताऊं, पार्टीज बहुत सारी हैं, लोकल रीजनल पार्टीज भी वहां पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन मोटा मोटा ये जो चुनाव है ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में सिमटता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी भी दल को बहुत ज्यादा इस चुनाव से उम्मीद रखनी चाहिए। 2-4-5 सीट इधर उधर छोड़ दें तो मोटा मोटा अगर 70-75 सीटों की बात करें 90 में से, तो सीधा सीधा कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। बिल्कुल। तो अंकित, आप जिस तरह से अपने जो अनुभव के आधार पर यहाँ पर बता रहे हैं, इंतजार तो हमें फिर भी करना ही होगा, लेकिन ये कहा जाता है अंकित कि जिसके साथ जाट उसकी होगी ठाट, क्योंकि 1966 में जब राज्य का गठन हुआ उसके बाद से ही कुल 33 मुख्यमंत्री जो हैं वो जाट समुदाय से ही यहाँ पर बने हैं। यहाँ पर इस बार जब आप गए तो जाटों के मुद्दे क्या थे, और क्या जो आप बात कह रहे हैं नाराजगी उनकी बीजेपी की तरफ अभी भी बनी हुई है? नाराजगी तो बिल्कुल बनी हुई है, और अगर जो आपको थोड़ी सी प्रो कांग्रेस वेव जो दिखाई पड़ती है वो जाटलैंड जो है वहीं पर दिखाई पड़ती है, लेकिन इसका अदिति एक दूसरा असर भी है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में जो राजनीति हुई है, कई ऐसी कम्युनिटीज हैं, जैसे अगर आप जीटी करनाल रोड पे बात करें तो जो पंजाबी समुदाय है, या जो एससीज हैं उसमें भी कुछ ऐसे दल हैं, ओबीसीज में भी अहिरवाल के इलाके में जो अहीर हैं, यादव हैं, उनको लगता है कि वहां पर चौधर की, जिसको हरियाणा में कहते हैं, यानी चौधराहट की लड़ाई है। उन्हें फिर से लगता है कि अगर जाट आ जाएंगे तो एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तौर पर वो फिर से हावी हो जाएंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं मुद्दा काम कर रहा है। लेकिन अगर सिर्फ स्पेसिफिकली जाटों की बात करें, क्योंकि दलितों के बाद जाटों का सबसे बड़ा वोट है हरियाणा में, अगर आप बात करें तो जाटों का जो समूह है वो पूरे का पूरा, मतलब आप ये मान के चलिए कि 80-90% जाट जो हैं वो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार जो चुनाव में हुआ था, जेजेपी के आने से थोड़ा डिवीजन हुआ था जाट वोट का, इक्का दुक्का सीटों को अगर आप छोड़ दें जिसमें आईएनएलडी का थोड़ा प्रभाव है, जैसे कि एलनाबाद जहां से अभय चौटाला लड़ रहे हैं, उधर की कुछ सीटों को अगर आप छोड़ दें तो जाट समुदाय मोटा मोटा कांग्रेस के पीछे खड़ा दिखाई पड़ रहा है। पर क्या इसके लिए एक काउंटर पोलराइजेशन जो है वो उस पर हावी होती है, बाकी सीटों पर नुकसान होता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग गणित है जिसपे विस्तार से जो चर्चा है वो अब रिजल्ट और 5 तारीख का जब चुनाव हो जाएगा तो उस पर हो पाएगी। बिल्कुल अंकित, और अब इंतज़ार है क्योंकि अब प्रचार कुछ ही वक्त में, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर प्रचार जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आखिरी दौर में सभी दिग्गज जो है वो मैदान में नज़र आए और ज़ोर शोर से प्रचार भी करते हुए नज़र आए। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हरियाणा के दिग्गज जो हैं वो सभी मैदान में हैं, लेकिन देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत दिलचस्प होगा कि कौन जीतेगा हरियाणा। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। झारखंड की बात करते हैं, वहाँ पर जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। वहाँ जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन जेएमएम ने चेतावनी दी है कि अगर गठबंधन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर सवाल उठा तो पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। उसका कहना है कि वो 81 में से 55 सीटें अपने बूते ही जीत सकती है। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये बात कांग्रेस के इस बयान के बाद कही कि अगर कांग्रेस को 30-40 सीटें मिल गई तो मुख्यमंत्री पद दोनों दलों के बीच साझा हो सकता है, जिसके बाद जेएमएम जो है उसकी तीखी प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है। आपका सपना टूटेगा, आप सिंगल डिजिट में रहोगे,
हरियाणा और महाराष्ट्र से भी ज्यादा बुरा हाल आपका हम लोग झारखंड में करेंगे। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गुरु जी के आदर्श पर पूरी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो भी हमारे साथ आएंगे, हमारे नेतृत्व के तहत चलेंगे, उनका हम स्वागत करते हैं। अन्यथा 81 विधानसभा सीट पे सांगठनिक रूप से हम इतना मजबूत है कि हम यदि चुनाव लड़े तो हम कम से कम 55 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। धन्यवाद। और अब बात कर रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर राजनीति एक बार फिर गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कुर्सी डगमगाने लगी है? क्या प्लॉट घोटाले में ईडी उन्हें केजरीवाल या हेमंत सोरेन की तरह गिरफ्तार कर सकती है? इन सवालों के बीच एक और सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी होगी? क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है? यहाँ तक कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। आरवी देशपांडे जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने तो खुलकर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा भी यहाँ पर जाहिर कर दी है। तो यहाँ पर जो मुडा का प्लॉट घोटाला है, उसमें ईडी के केस दर्ज करने के बाद से ही सिद्धारमैया की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, जिस तरह से परिस्थितियां जो बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सिद्धारमैया की जो पत्नी है उन्होंने प्लॉट वापस करने की भी पेशकश की, उसके बाद यहाँ पर कुर्सी के कई दावेदार जो हैं उनकी अपनी पार्टी में ही खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बना रही है। ऐसे में सिद्धारमैया की कुर्सी खतरे पर है, ये कहना शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, सिद्धारमैया को भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए मूडा का जब मामला सामने आया और ख़ास करके जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दी, इसके फ़ौरन बाद सिद्धारमैया ने लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाई। लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक बुलाने का मतलब क्या है? लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई, उसके बाद सिद्धारमैया लॉ लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचे, पार्टी आलाकमान से मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, राहुल गांधी और पार्टी के सोनिया गांधी के साथ साथ पार्टी के सभी दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ। और यहाँ पर सिद्धारमैया बगल में खड़े थे डीके शिव कुमार के, और वहाँ पर डीके शिव कुमार की तरफ से सिद्धारमैया की बात कही गई और डीके शिव कुमार ने कहा कि लेजिस्लेचर पार्टी की बैठक हुई है और उसमें यह साफ कर दिया गया है कि सभी जो नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, सब सिद्धारमैया के साथ खड़े हैं। और इसके बाद ही सिद्धारमैया गए थे दिल्ली और वहाँ पर पार्टी आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की थी। यहाँ पर भी पार्लेंस शुरू हो गया है और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सीरियस कंटेंडर बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं जी परमेश्वर, जो कि राज्य के गृह मंत्री हैं और पार्टी आलाकमान के काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं और वो शेड्यूल कास्ट के नेता भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कास्ट सेंसस सिद्धारमैया नहीं करवाया था और जल्द ही ये कास्ट सेंसस बाहर आएगा, इसकी संभावना जताई जा रही है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि जहाँ भी कास्ट सेंसस हुआ है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो जहाँ हो चुका है उसकी रिपोर्ट तो उनको सार्वजनिक करनी ही पड़ेगी। और ऐसी सूरत में ये जो लीक जानकारी है उसके हिसाब से वोक्कलिगा और लिंगायत जिनकी आबादी कर्नाटका में सबसे ज़्यादा मानी जा रही थी, नए कास्ट सेंसस के हिसाब से वो काफ़ी पिछड़ गए हैं और सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट और उसके बाद शेड्यूल ट्राइब की आबादी मानी गई है। और ऐसे में जाहिर है कि जो नेचुरल चॉइस होंगे वो जी परमेश्वर होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें समझनी होगी कि यहाँ सतीश जारकिहोली जैसे उत्तर कर्नाटका के बड़े नेता हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, लेकिन जो पकड़ यहाँ पर जी परमेश्वर की वो दूसरे नेताओं की नहीं है। डीके शिव कुमार भले ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए परिस्थितियाँ नहीं बदली हैं। पहले भी 76 करोड़ रुपए के आसपास का भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, आज भी चल रहा है। वो ईडी की जमानत पर हैं, भले ही लोकायुक्ता अब इसकी जाँच कर रहा है, CBI से जाँच ले ली गई है वापस, लेकिन वहाँ पर ईडी का जो मामला था वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो फिर ईडी की आगे क्या नीति होगी, कब उसको जरूरत पड़ेगी ईडी को डीके शिव कुमार से पूछताछ करने की, ये कोई नहीं जानता है। ऐसे में डीके शिव कुमार को भी पता है कि फिलहाल उनके लिए जब तक ये मामला चल रहा है मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है। ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनकी नज़र है। 2013 में वो जब यहाँ पर मतदान हुआ था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो 2 ही कंटेंडर थे, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे सिद्धारमैया। और ऐसा कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन
मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में सभी विधायक खड़े हो गए थे, लेकिन उसी वक्त ममता बनर्जी की पार्टी के साथ कांग्रेस का थोड़ा अलगाव, दोनों अलग हो गए और एक तरह से कहें कि मतभेद हुआ और इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्रीय रेल मंत्रालय दिया गया और ऐसे में सिद्धरमैया यहाँ मुख्यमंत्री बने। इस बार भी कहा जा रहा है कि जो विधायक हैं वो उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन शायद पार्टी आलाकमान नहीं चाहेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ऐसे माहौल में, मौजूदा हालात में उनको राज्य की कमान दी जाए। और ऐसे में अगर पूछा जाएगा कि उनकी पसंद कौन है तो शरण प्रकाश पाटिल, जो कि लिंगायत नेता है, पैसे वाले हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के काफ़ी खास हैं और उनके सबसे भरोसेमंद हैं, तो उनका नाम भी यहाँ पे सामने आ रहा है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे अहम है, वो ये है कि चाहे सिद्धरमैया गिरफ्तार हो या न हो, जांच चलती रहे। जब तक पार्टी आलाकमान उनके साथ खड़ा हुआ है, सिद्धरमैया मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल, काफ़ी विस्तार से आपने और साधारण सरल तरीके से समझा दिया कि क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है। लेकिन ये साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि सिद्धरमैया की कुर्सी जो है वो तो फिलहाल खतरे में बनी हुई है। आगे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, बिहार से खबर आ रही है जहाँ पर एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मुंगेर में बेखौफ अपराधियों ने आरजेडी के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उनके सीने में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पंकज यादव मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे और तभी घात लगाए अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जांच शुरू भी कर दी गई है, लेकिन अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। 5-6 बजे घूरने के लिए घूर रहा था। उसी समय एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी, एक मिट्ठू यादव और एक और लड़का है। मिट्ठू पीछे बैठा हुआ था, इसके पास सटा और गोली चलाया और एक गोली जब हल्ला हुआ तो फायरिंग करते हुए पश्चिम की ओर, बिंगवारा की ओर भागा और 3-4 आदमी अज्ञात था जो इसको मॉनिटरिंग कर रहा था। हम लोग इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। कुछ लोगों का नाम, संदिग्ध का नाम आया है, उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। सूत्रों से इंफॉर्मेशन है, कुछ लेन देन की बात थी जिसके कारण यह घटना घटित हुई है और इससे पहले मॉर्निंग में भी उन्होंने रेकी किया है, जैसा कि हमें थानाध्यक्ष महोदया ने बताया। कई राज्यों की जेलों में जाति आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला आज सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जेलों में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जातिगत आधार पर कैदियों के बीच शारीरिक कार्य का वितरण भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार न करना औपनिवेशिक विरासत है। जेलों में बनाए गए इस नियम को खत्म किया जाना चाहिए। बेसिकली सुकन्या जी ने बात ऑलरेडी कर ली है कि ये पिटिशन क्या था, क्या इश्यूज थे जो हम कोर्ट में लेके आए थे। बट आज इसका प्रोनाउंसमेंट हुआ, बहुत लंबा प्रोनाउंसमेंट हुआ, कुछ 40 मिनट्स तक का प्रोनाउंसमेंट हुआ और इसमें कोर्ट ने कुछ अहम मुद्दे कोर्ट लेके आया है। एक तो ये है कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस जो है प्रिजन मैनुअल्स के अंदर, इनको स्ट्राइक डाउन किया है कोर्ट ने। ये प्रोविजंस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की प्रोविजंस है और ये प्रोविजंस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट डिनोटिफाइड ट्राइब्स की प्रोविजंस है। ये प्रोविजंस कुछ ऐसी भी प्रोविजंस है जो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इनसाइड प्रिजन्स जो है उसको अलाउ कर रही है, उसको मैंडेट कर रही है। तो इन सब प्रोविजंस को कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है। कोर्ट ने कहा है कि दीज आर वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एंड 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने याचिकाकर्ता सुकन्या शांता से बात की, जो बता रही हैं अलग अलग राज्यों में किस तरह से जेलों में कैदियों के साथ भेदभाव किया जाता है, किस तरह से काम का बंटवारा उनकी जाति के हिसाब से किया जाता है। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सुकन्या, किस तरह देखते हैं इस फैसले को, कितना क्या असर डालेगा ये फैसला जो है? ये फैसला जो हमने प्रेयर्स किए थे हमारे ये पिटिशन में, ये पिटिशन एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के बेसिस पे किया गया था। पिटिशन में जो हमने प्रेयर्स किए हैं वो प्रेयर्स, सभी प्रेयर्स को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। जो जाति के बेस पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जो कोर्ट्स में, जो जेलों में चल रहे थे, वो उनके जेल मैनुअल में लिखा गया था और ये 75 ईयर्स आफ्टर दी इंडिपेंडेंस टू आपके जेल के जो मैनुअल है उसमें वो बदलाव लाया नहीं गया था।
सो कोर्ट हैज़ लाइक नाउ एक्चुअली ऑर्डर्ड कि वो जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है उसको आप तुरंत उसको आप स्ट्राइक डाउन करें और 3 महीने में उन्हें कंप्लायंस के लिए मांगा है। कोर्ट में बोला है कि कंप्लायंस करके हर एक स्टेट ने अपना रिस्पांस दे। आपने कहा कि 11 स्टेट्स है, तो हमारे इनिशियल पिटिशन में हमने 11 स्टेट्स का मेंशन किया था। बाद में वो पिटिशन एक्सपैंड होकर वी ऑलमोस्ट लाइक हैव मेंशन 20 डिफरेंट स्टेट्स, और ये सभी जगह पे जो प्रैक्टिसेस जो चल रहे हैं उसको हम लोगों ने कोर्ट में मैनुअल में जो प्रैक्टिसेस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है वो हमने लाया। फिर हमने प्रिजनर्स की टेस्टिमनीज लाई है जहाँ पे प्रिजन मैनुअल में शायद वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं मेंशन हो, लेकिन प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। तो हमने किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरीके से बहुत क्रिएटिव वे से ये प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं। कई अगर जैसे वेस्ट बंगाल में अगर मेंशन होता है चांडाल कम्युनिटी का जो शेड्यूल कास्ट है, मैतर समाज का होता है मेंशन एमपी में, राजस्थान में, फिर यूपी में, और ये कहा जाता है कि ये समाज के जो लोग हैं वो लोग क्लीनिंग का काम करेंगे, स्वीपिंग का काम करेंगे, मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करेंगे। वो लोग बार्बर, नाई समाज का है तो वो सिर्फ हेयर कटिंग का या फिर शेविंग का काम करेगा। लेकिन जब वो उनके साथ में अगर बोलता है कि ये समाज के लोग ये प्रैक्टिसेस करेंगे, साथ में ये भी कहता है कि जो ब्राह्मण समाज का है वो जाकर वो किचन में काम संभालेगा। अभी वो ब्राह्मण समाज अगर उनका ये अंडरस्टैंडिंग, उसके पीछे रैशनल ये है कि अगर वो मेहतर समाज का है तो शायद वो सफाई का काम बाहर कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग अंदर काम दे रहे हैं। लेकिन वो ब्राह्मण समाज का बाहर कुकिंग का काम कर रहा है क्या नहीं, यानी वी नो कि लाइक दिस इज सिर्फ जाति के आधार पर, उसका ये नहीं पता कि वो काम जानता है या नहीं जानता। बिल्कुल। लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ प्रिजनर्स के साथ नहीं कर रहे हैं, प्रिजन में जो प्रिजन ऑफिशियल्स है उनको भी वो उनकी जाति के आधार पे उनको असाइन किया जा रहा है काम। सो ये इट्स अ रैम्पेंट प्रैक्टिस और वो अक्रॉस प्रिजन चल रहा है। तो ये सब चीज़ों को हमने कोर्ट में लाया एंड कोर्ट हैज लाइक फॉर्चुनेटली हैज लाइक टेकन नोट ऑफ एवरी एस्पेक्ट दैट वी हैड मेंशन, और ये पिटिशन आज डिस्पोज ऑफ हुआ है। लेकिन ये कोर्ट ने इस पिटिशन को भी ओपन रखा है इन अ फॉर्म ऑफ सुओ मोटो। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आयकर विभाग के छापे में देश के 2 बड़े एनजीओ की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक आयकर विभाग का आरोप यह है कि अदानी और जेएसडब्ल्यू की परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इन एनजीओज को प्रभावित किया गया था। 5 एनजीओ थे जिन पर छापे मारे गए। आयकर विभाग ने उसके बाद ये खुलासा किया है। 5 साल में इनमें से 4 एनजीओ की 75% फंडिंग जो है वो विदेश से हुई। एनजीओ के जरिए अदानी और जेएसडब्ल्यू की परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। अदानी समूह का काम रोकने में ऑक्सफैम इंडिया और ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया की मदद की गई। ऑक्सफैम इंडिया की अदानी पोर्ट्स को डीलिस्ट करने में सीधी दिलचस्पी जो है वो यहाँ पर आयकर विभाग के छापों में सामने आई। 7 सितंबर को आयकर विभाग ने 5 एनजीओ पर छापे मारे थे, जिसमें ऑक्सफैम, सीपीआर, एनवायरोनिक्स ट्रस्ट था और उस पर भी छापे मारे गए थे। इसके अलावा लाइफ और CISSD पर भी आयकर विभाग ने ये छापेमारी की थी। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस मामले में जिस एनजीओ का मालिक जो था वो दूसरे एनजीओ में शेयर होल्डर्स भी था, बहुत एक गुत्थी जो है वो पूरी है, जिसे समझा रही हैं हमारी सहयोगी श्रीमी। एनजीओ जिनका काम होता है फंडिंग को यूज़ करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करना, वो काम ना करते हुए ये जो सारे एनजीओ हैं, जो 5 एनजीओ आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं, इनके नाम ऑक्सफैम, लाइफ, सीपीआर, इन लोगों ने जो फॉरेन फंडिंग को यूज़ करके जिस तरह से उसका गलत इस्तेमाल किया है, वो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो है रिवील हुआ है उनके इन्वेस्टिगेशन में। इनफैक्ट आप देखिए कि एक एनजीओ पे जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो दूसरे एनजीओ पे शेयर होल्डर होते हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे एनजीओ आपस में मिले हुए दिखे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने जांच में। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि उनके जो की पर्सनल होते हैं, जो कि ये एनजीओ को लीड करते हैं, वो भी आपस में जो है मिले हुए दिख रहे हैं, ऐसा आईटी विभाग बता रहा है अपनी फाइंडिंग में। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इंटेंट होता है किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है समाज के लिए काम करना यहाँ पर, बट वो ना करते हुए ऐसा देखा गया कि उस फंडिंग को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अडानी कंपनी, जेएसडब्ल्यू पावर, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं, थर्मल प्रोजेक्ट्स जो हैं, सोलार प्रोजेक्ट जो हैं, उनको रोकने की पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ये सारे एनजीओ इन्फ्लुएंस का काम करते हुए प्रोटेस्ट करवाए गए कई सारे जगहों
जगहों पे अक्रॉस, अगर हम पूरे भारत की बात करें, और इंस्टिगेट किया गया इनको कि आप किसी तरह से उनके प्रोजेक्ट को बाधित करें, उनको पूरा ना होने दें। हालांकि ये सारा मामला जो शुरू हुआ वो सर्चेस से शुरू हुआ। 2022 में सितंबर के आसपास ये सर्चेस किए गए थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत अंदर से इसकी जांच की, जिसमें ये सामने आया कि किस तरह से ये सारे एनजीओ जो हैं आपस में मिलकर फॉरेन फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड जिसको बोला जाता है टैक्स लैंग्वेज में, वो कर रहे हैं। और उसके बाद उनके लाइसेंसेस को देखिए कैंसिल किया गया है, क्योंकि ये सीधा ब्रीच है FCRA रेगुलेशन का। उनके लाइसेंस को कैंसिल किया गया। विभाग जो है सर्च ऑपरेशन करता है, करीब 1 साल उनको लगता है सर्च ऑपरेशन को कंक्लूड करने के लिए। फिर वो एविडेंसेस जो वो इकट्ठा करते हैं सर्च ऑपरेशंस के जरिए, उन पे वो काम करता है। बाकी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि फॉरेन एंटिटीज से भी चिट्ठी लिखी जाती है, उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की जाती है, और तब जाके एक कंक्लूड इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंक्लूड किया जाता है, और उसके बाद ही एक्शन लिया जाता है। और यहाँ पर एक्शन कहीं ना कहीं अथॉरिटी ने लिया है, क्योंकि आप देखिए जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है FCRA जिसको कहते हैं, यहाँ पर वो क्लियरली वायलेशन दिखाया गया है और उल्लंघन दिखाया गया है उस एक्ट का, और उनके लाइसेंस को रद्द ऑलरेडी कर दिया गया है। और उन लाइसेंस को रद्द करने के बाद ये सारे एनजीओ जो है वो कोर्ट गए, और कोर्ट में ये जो मामला है वो अभी दिल्ली हाई कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा।